आज हर दिल इंसानियत से जुदा है, क्योंकि हैवानियत और हवस ही इंसान का खुदा है। कुछ इस कदर है फिजाओं में बारूद कि दिल हर सांस से खौफ ज़दा है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। आज की एक ऐसी सच्ची घटना हम आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आप ये सोचने पर बेहद मजबूर हो जाएंगे कि हवस एक ऐसी बेकार चीज़ है कि जिसके लिए लोग कुछ भी कर गुजरने से बाज नहीं आते। तो क्या हुआ था इस सच्ची घटना में, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज की हमारी ये सच्ची घटना पसंद आए तो इसे लाइक करिए, और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। ये एक नया चैनल है जिससे आप सभी के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं आज की इस सच्ची घटना को। दोस्तों, बिहार का एक जिला है बेगूसराय, और इसी बेगूसराय में एक परिवार था। उस परिवार के 3 सदस्य थे, माता पिता और एक लड़का। उस लड़के की उम्र थी करीब 15 साल, और उस लड़के का नाम था प्रियांशु। प्रियांशु पढ़ने में तो ठीक था, लेकिन उसके घर के हालात अच्छे नहीं थे, और उसके पिताजी जो आए दिन अक्सर बीमार ही रहा करते थे, वो ये चाहते थे कि उनका बेटा जल्दी से कुछ कौशल या हुनर सीख कर जल्दी से कुछ काम करने लगे, जिससे घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके और उनकी कमाई में उनका हाथ बटा सके। प्रियांशु भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता था, इसलिए उसने जल्दी ही पढ़ाई छोड़ दी और बहुत कम उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया। घर के हालात ठीक नहीं थे, तो इसलिए वो अपने कमाए गए पैसों से ही घर की गुजर बसर करने की कोशिश करता रहता था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब उसके कमाए गए पैसे भी घर के खर्च को निकालने में कम पड़ रहे थे। तो प्रियांशु ने सोचा कि बिहार से दूर किसी अन्य शहर में नौकरी की तलाश की जाए, और ये सोचकर प्रियांशु ने चेन्नई की तरफ रुख किया, और चेन्नई में उसे एक अच्छी कंपनी में एक जॉब भी लग गई, जहां वो दिल लगाकर काम करता था, वक्त पंख लगाकर उड़ता रहा। और वहीं प्रियांशु की मुलाकात उसी फैक्ट्री में काम कर रही, उसी कंपनी में काम कर रही एक महिला से होती है, जिनकी उम्र करीब 30-35 साल के आसपास थी। प्रियांशु 14-15 साल का एक नाबालिग लड़का और एक महिला जो 30-35 साल की एक प्रौढ़ युवती थी, वो प्रियांशु के ऊपर काफी ज्यादा नजर रखने लगी, और वो ये चाहती थी कि प्रियांशु उसके साथ ही रहे। तो ऐसी स्थिति में वो प्रियांशु से बात करने का मौका तलाशा करती थी, और एक दिन मौका देखकर उसने प्रियांशु से पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। तब प्रियांशु ने ये बताया कि वो बिहार का रहने वाला है। इत्तेफाक से वो महिला भी बिहार की ही रहने वाली थी, और बेगूसराय के पास के ही एक जिले में उसका भी घर था। तो जब प्रियांशु और उस महिला के बीच में बातचीत होती है, तो प्रियांशु कहीं ना कहीं एक परदेश राज्य में, एक परदेश शहर में अपने जैसी भावना को फील करके उस महिला से सारी बातें करने लगता है, और वो महिला भी प्रियांशु के साथ काफी घुल मिल जाती है। दोनों के बीच आए दिन बातचीत भी होने लगती है। नौबत तो यहाँ तक आती है कि वो महिला प्रियांशु के लिए अपने घर से ही टिफिन बनाकर भी ले जाती थी, और प्रियांशु भी उसे खा लिया करता था। अब चूंकि प्रियांशु इस चेन्नई में अकेला रहता था और उसके आसपास कोई था नहीं, तो प्रियांशु को कोई रोक टोक करने वाला नहीं था, और वो महिला इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। दोस्तों, हम उस महिला का नाम यहाँ बदल कर एक मोहिनी नाम से काल्पनिक नाम रख रहे हैं, तो आगे से हम इसे मोहिनी नाम से ही जानेंगे। तो मोहिनी प्रियांशु से ये कहती है कि तुम भी मेरे पास के ही जिले के रहने वाले हो, तो तुम अब से मुझे चाची कहा करो, और चेन्नई में हम दोनों का जानने वाला कोई और नहीं है, तो इसलिए आज से मैं तुम्हारी चाची हूँ, और तुम मुझे चाची कहकर ही बुलाया करो। प्रियांशु को ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं प्रियांशु भी उनसे बहुत घुल मिल जाता है। फिर एक दिन जब मोहिनी अपनी कंपनी से निकलकर अपने घर जा रही होती है, तो वो प्रियांशु से ये कहती है कि चलो तुम्हें अपने घर लेकर चलती हूँ, और आज तुम हमारे घर पर ही खाना खाना, और अपने घर पर लेकर चली जाती है, जहाँ प्रियांशु भी खुशी खुशी मोहिनी के साथ उसके घर चला जाता है। जब प्रियांशु मोहिनी के घर पहुंचता है, तो वो ये देखता है कि मोहिनी के पति रामजीत और उनके 2 बच्चे वहीं उसी घर में बैठे होते हैं, और उन लोगों से मोहिनी प्रियांशु की मुलाकात कराती है, और एक अच्छी जान पहचान हो जाती है। कि रामजीत ये देख रहा था कि मोहिनी एक 30-35 साल की महिला है, और ये प्रियांशु एक 14-15 साल का एक नाबालिग लड़का है, तो इसलिए रामजीत ने कोई विरोध नहीं किया, रामजीत को कोई शंका नहीं हुई। रामजीत ने खुलकर
प्रियांशु का स्वागत किया और दोनों ने साथ में मिल बैठकर खाना खाया। जब खाना खाने के बाद प्रियांशु अपने घर जाने लगा तो मोहिनी ने ही उसे उसके घर ड्रॉप किया और इसके बाद ये सिलसिला आए दिन चलने लगा। अब रामजीत प्रियांशु को बहुत अच्छी तरह से जानने लगा था कि बिहार का रहने वाला ये लड़का एक अजनबी शहर में काम की तलाश में आया है और मोहिनी से इसकी काफी अच्छी जान पहचान है। रामजीत तो यही समझता था कि मोहिनी और प्रियांशु चाची और भतीजे के रिश्ते में है, लेकिन यहाँ मोहिनी के दिल में कुछ न कुछ चल रहा था जो प्रियांशु भी नहीं जानता था और रामजीत के भी मन में ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर एक दिन रामजीत अपने किसी फैक्ट्री के काम से दूसरे शहर चला जाता है और वहाँ वो मोहिनी से ये बताता है कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा, तो इसलिए दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना। जब मोहिनी ये बात सुनती है तो मोहिनी बहुत खुश हो जाती है और वो ये कहती है कि तुम कब तक लौटोगे। इसके जवाब में रामजीत ने ये बताया कि वो अगले दिन लौट पाएगा। दोस्तों, इसके बाद मोहिनी रामजीत से तुरंत ये कहती है कि ठीक है, अगर आज तुम नहीं लौट सकते हो तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए और अपनी कंपनी के लिए प्रियांशु को अपने घर रोक लूंगी और मैं आज प्रियांशु के साथ ही घर लेकर आ जाऊंगी। तो इस बात का रामजीत ने कोई विरोध नहीं किया। रामजीत ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करना, लेकिन घर बंद कर लेना। इसके बाद मोहिनी अपने काम पर चली जाती है और वहां से प्रियांशु को पिकअप करके रात 10 बजे के आसपास अपने घर लेकर आ जाती है और वहाँ मोहिनी, प्रियांशु और मोहिनी के दोनों बच्चे मिल बैठकर खाना खाते हैं और उसके बाद सब अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। प्रियांशु भी थका मांदा था और वो सोने चला गया। जब प्रियांशु सोने की कोशिश कर रहा था तब उसी समय मोहिनी प्रियांशु के पास आती है और उसके पैर को सहलाने लगती है। जब मोहिनी प्रियांशु के पैर को सहलाने लगती है तो प्रियांशु अचानक से उठ बैठता है और ये बोलता है कि चाची, आप ये क्या कर रही हैं और आप मेरे पैर क्यों सहला रही हैं। तब मोहिनी ये कहकर चुप करा देती है कि प्रियांशु चुप रहो और आज हमारे सिवा इस घर में कोई और नहीं है और अभी कुछ देर में तुम्हें सब समझ में आ जाएगा और अब तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। प्रियांशु ने कभी भी इस तरीके की चीज ना एक्सपीरियंस की थी, ना ही उसे ऐसा कुछ अनुमान ही था, तो प्रियांशु चुपचाप लेटा रहा। इसके बाद जैसे जैसे मोहिनी ने अपनी हरकतें शुरू की, प्रियांशु को भी अब मजा आने लगा और उसके बाद वही हुआ जो उस रात नहीं होना चाहिए था। प्रियांशु और मोहिनी के बीच शर्म और हया की सारी दीवारें टूट गईं और प्रियांशु और मोहिनी के बीच अवैध संबंध बन गए। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब एक बार ये अवैध संबंधों का सिलसिला शुरू हो जाता है तो फिर ये कभी खत्म नहीं होता। फिर इसके बाद आए दिन मोहिनी और प्रियांशु के बीच ये अवैध संबंधों का सिलसिला बदस्तूर जारी था, जिसकी खबर ना ही रामजीत को थी और ना ही उन मासूम बच्चों को। मोहिनी और प्रियांशु अब एक दूसरे से बेइंतहा प्यार भी करने लगे थे और नौबत तो यहाँ तक आ चुकी थी कि अब मोहिनी काफी देर तक प्रियांशु के साथ ही वक्त गुजारा करती थी और रामजीत के पहल करने पर भी रामजीत को साफ साफ मना कर देती थी, जिसका रामजीत को बहुत बुरा लगता था। फिर इसके बाद मोहिनी उसी कंपनी में प्रियांशु को अपने साथ रख लेती है और प्रियांशु एक पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर मोहिनी के साथ ही काम करने लगता है। और अब मोहिनी और प्रियांशु लंच टाइम में अपनी कंपनी से निकलकर अपने फ्लैट पर आ जाया करते थे और वहां पर दोनों खुलकर रंगरलियां मनाया करते थे। और चूंकि रामजीत अपनी कंपनी में काम कर रहा होता था तो उसे इस बात का कुछ पता ही नहीं होता था। अब ये सिलसिला आए दिन चलने लगा और मोहिनी प्रियांशु को लेकर बाहर भी घूमने लगी। फिर एक दिन जब रामजीत किसी काम से अचानक अपने घर लौटा तो वहां उसने ये देखा कि मोहिनी प्रियांशु के साथ नग्न अवस्था में आपत्तिजनक स्थिति में अपने ही फ्लैट के बेडरूम में थी। इस चीज को देखकर प्रियांशु हड़बड़ा कर उठा और मोहिनी भी अपने कपड़े ठीक करने लगी। उस समय रामजीत ने कुछ नहीं कहा और प्रियांशु को सीधा अपने घर से जाने के लिए बोल दिया। इसके बाद जब प्रियांशु घर से बाहर चला गया तो मोहिनी को रामजीत ने बहुत समझाया और ये कहा कि प्रियांशु की उम्र तो बहुत कम है, लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो और हमारे रिश्ते के बीच ये तीसरा इंसान कहाँ से आ गया और मोहिनी, तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। इसके बाद जब मोहिनी ने इस बात को सुना तो उसने माफी मांग ली और ये बात खत्म हो गई। प्रियांशु ने भी इस बात की चर्चा अपने घर में कभी भी नहीं की और उसके बाद कुछ दिन वो मोहिनी के घर भी जाना आना
बंद कर चुका था। लेकिन वो कहते हैं कि जब एक बार प्यार की आग लग जाती है तो ये बुझाए नहीं बुझती। और एक बार जब दोनों को शारीरिक सुख का मजा मिल चुका था तो दोनों एक दूसरे से अब अछूते नहीं रहे थे और वो दोनों ही एक दूसरे से मिलने के मौके की तलाश में रहते थे। फिर एक बार फिर से जब रामजीत अपनी कंपनी में काम कर रहा था और उसी दौरान मोहिनी ने अपनी कंपनी से लीव ले रखी थी और उसने प्रियांशु को भी अपने घर पर इमरजेंसी काम के लिए बुला लिया और उन दोनों के बीच वही अवैध संबंधों का सिलसिला चलने लगा। जैसे ही रामजीत अचानक से उस घर में पहुंचता है तो रामजीत ने ये देखा कि मोहिनी एक बार फिर से प्रियांशु के साथ नग्न अवस्था में अवैध संबंध बना रही थी। तो जब रामजीत ने मोहिनी और प्रियांशु को ऐसी अस्त व्यस्त अवस्था में देखा तो रामजीत का खून खौल उठा, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को बर्दाश्त कर लिया और प्रियांशु को अपने घर से बाहर कर दिया। और उसने एक बार फिर से मोहिनी को फिर से बहुत समझाया, अच्छी अच्छी बातें बताई और ये कहा कि उससे उसकी जिंदगी खराब हो रही है और उसे ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। लेकिन मोहिनी इन सारी बातों को दरकिनार कर देती है और मोहिनी इस बार रामजीत से ये कहती है कि वो प्रियांशु से प्यार करती है और उसके साथ रहना उसे अच्छा लगता है और अब उसे इन सारी चीज़ों की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अब वो किसी भी कीमत पर प्रियांशु का साथ नहीं छोड़ेगी। करीब एक हफ्ते तक दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं होती है, लेकिन इधर प्रियांशु और मोहिनी लगातार मिल रहे थे। और एक बार रात में जब मोहिनी ने देखा कि रामजीत सो रहा है और मोहिनी ने कॉल करके प्रियांशु को अपने घर बुला लिया। प्रियांशु भी भागकर सीधा रात में मोहिनी के घर पहुंचता है और वहां मोहिनी और प्रियांशु एक दूसरे बेडरूम में संबंध बना रहे थे। और जब रामजीत अचानक से उठता है तो वो ये देखता है कि उसकी बीवी उसके बेड पर नहीं है। वो जब जाकर दूसरे रूम में देखता है तो वहां उसकी नज़र प्रियांशु और मोहिनी पर पड़ती है, जहां दोनों अपने अपने अवैध संबंधों में लिप्त थे। इस बार मोहिनी और प्रियांशु को देखकर उसके शब्द का पारा छूट जाता है और वो ये बोलता है कि वो तो एक बच्चा है लेकिन तुम तो समझदार हो, तुमने ऐसी हरकतें बंद क्यों नहीं की। और प्रियांशु से ये कहता है कि प्रियांशु तुम सुधर जाओ वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और तुम्हारा आगे का भविष्य है, तुम्हें इसके आगे की कहानी कुछ भी मालूम नहीं है। मोहिनी और प्रियांशु को लाखों बार फटकारने और डांटने के बाद प्रियांशु और मोहिनी अलग तो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ मोहिनी रामजीत से ये कह देती है कि अब तुम्हें इसके साथ ही एडजस्ट करना पड़ेगा और अगर अब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें इस घर को छोड़कर चले जाना चाहिए। और प्रियांशु को देखकर उसने ये कहा कि आज से प्रियांशु यही रहेगा। और रामजीत ने भी ये कह दिया कि अगर प्रियांशु ने दोबारा इस घर में कदम रखा तो वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से दूर चला जाएगा। मोहिनी ने तुरंत इस बात के लिए हामी भर दी और ये कहा कि ठीक है, तुम अपने बच्चों को लेकर इस घर से तुरंत चले जाओ और मैं और प्रियांशु अब से इसी घर में एक साथ रहेंगे। फिर इसके बाद जो रामजीत था वो अपने बच्चों को लेकर चेन्नई से बिहार आ जाता है और बिहार में ही रहने लगता है। इधर मोहिनी जो प्रियांशु के साथ जिंदगी के मजे लूट रही थी, उसे तो अब इस बात की बहुत खुशी थी कि अब उसे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है और उसका पति उसके बच्चे इसके साथ अब नहीं है। अब उस फ्लैट में प्रियांशु और मोहिनी एक साथ पति पत्नी की तरह रह रहे थे और जब मन चाहे जैसे मन चाहे वो अपने इस अवैध संबंध को, अपने इस हवस को पूरा कर रहे थे। वक्त बीतता रहा और इसके बाद अब धीरे धीरे करके मोहिनी ने प्रियांशु के ऊपर दबाव डालना शुरू किया कि मुझे तुमसे शादी करनी है और ये बताओ कि तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो। पहले तो प्रियांशु ने इस बात को टालने की कोशिश की, लेकिन बाद में जब प्रियांशु के ऊपर ज्यादा ही दबाव पड़ने लगा तब प्रियांशु ने साफ साफ ये कहा कि तुम अपनी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो। तुम 35 साल की एक औरत हो और मैं 15-16 साल का एक नवयुवक, एक लड़का हूँ। मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ। मेरे माँ बाप को भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम है और अगर हमने शादी की तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो मोहिनी ने कहा कि जब तुम मेरे साथ सो रहे थे तब तुमने इस बारे में नहीं सोचा और आज तुम्हें अपने समाज और अपने उम्र की पड़ी है। तब तुम कहाँ थे, जब तब तुम क्या सोच रहे थे जब तुम मेरे साथ जिंदगी के मजे लूट रहे थे। अब तुम्हें मेरे साथ शादी करनी ही पड़ेगी और मेरा पति मुझे छोड़ चुका है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूंगी।
मोहिनी के इस रवैये को देखकर प्रियांशु अब परेशान हो चुका था और अब प्रियांशु मोहिनी से पीछा छुड़ाने की रोज नई तरकीबें लगा रहा था। और एक दिन उसे एक मौका मिल भी जाता है। जब मोहिनी और प्रियांशु ऑफिस से घर लौटते हैं तो प्रियांशु बहाना बनाकर जल्दी ही सो जाता है और इधर मोहिनी किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। जब मोहिनी खाना बनाकर प्रियांशु के पास आकर उसे जगाती है तो प्रियांशु मोहिनी के साथ खाना खाता है और मोहिनी प्रियांशु से कहती है कि चलो आज हम फिर से एक नए तरीके से संबंध बनाएंगे। और उसके बाद जब मोहिनी प्रियांशु के साथ संबंध बना रही होती है तो प्रियांशु ने उसी बेड के नीचे एक चापड़ रखा था, जिस चापड़ को लेकर प्रियांशु ने दनादन मोहिनी के उस निर्वस्त्र शरीर पर घोंपना और मारना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों के अंदर प्रियांशु के इस दमदार वार से मोहिनी कुछ समझ भी नहीं सकी और घटना स्थल पर ही उसी बेड पर उसने तड़पते हुए दम तोड़ दिया और प्रियांशु चुपचाप अपने बेडरूम में आकर ऐसे सो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ प्रियांशु अपने बेडरूम में आकर सो तो गया था लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो परेशान था, वो सोच रहा था कि कैसे अब सुबह का इंतजार किया जाए और कैसे इस लाश से पीछा छुड़ाया जाए। तो जब उसके कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसने मोहिनी के बेडरूम का दरवाजा खोल दिया और अपने रूम से निकलकर सीधा फ्लैट के नीचे आ गया और वहां से वो सीधा भाग गया। जब प्रियांशु उस जगह से भाग गया और अगले दिन सुबह जब पड़ोसियों को बेडरूम खुला हुआ दिखा, वो फ्लैट खुला हुआ दिखा, तो वो लोग अंदर जाकर देखते हैं जहां बेडरूम में मोहिनी की निर्वस्त्र लाश बड़े ही निर्मम तरीके से हत्या करके वहीं बेडरूम में पड़ी हुई थी और पूरा घर खुला हुआ था। लोगों को माजरा समझते देर न लगी कि ये प्रियांशु का ही काम है और तुरंत रामजीत को फोन किया गया। रामजीत फ्लाइट पकड़कर वापस अपनी पत्नी के पास उस फ्लैट पर पहुंचता है और चेन्नई में पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस भी जब आती है तो पुलिस को रामजीत सारा वाकया बता देता है कि ये सारा कुछ प्रियांशु का ही किया हुआ है और प्रियांशु के ही चलते मैंने इस घर को छोड़ दिया था, मैंने मेरी पत्नी को छोड़ दिया था और मैंने उसे कई बार समझाया था कि इस तरह के अवैध रिश्तों का जो हश्र होता है वो कुछ बहुत अंजाम दर्दनाक सिद्ध होता है और ऐसे में किसी न किसी की जान चली जाती है। लेकिन मेरी पत्नी मोहिनी इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं थी। पुलिस ने तुरंत ही रेलवे स्टेशन पर सघन जांच की और तत्काल शाम की ट्रेन पकड़ते हुए प्रियांशु को गिरफ्तार कर लिया गया जब प्रियांशु अपने दोस्त के साथ बिहार भागने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों, इसके बाद जब प्रियांशु से पूछताछ की जाती है और पुलिस वहां पर सख्ती से प्रियांशु से इस मामले का खुलासा कराती है तो प्रियांशु ने बताया कि जी हाँ, मैंने ही मोहिनी का कत्ल किया था क्योंकि मोहिनी और मेरे बीच अवैध रिश्ते थे और मोहिनी अब मुझे बार बार शादी करने के लिए दबाव बनाया करती थी, मेरे साथ अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाने की कोशिश करती थी जो मुझे बेहद खराब लगता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं मोहिनी जैसी औरत के साथ शादी करूं और मेरी उम्र ही क्या थी। लेकिन मोहिनी ने ही मुझे बरगलाया और मोहिनी ने ही मेरे साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया और अंत में मैंने चिढ़कर मोहिनी का कत्ल कर दिया। उसके बाद पुलिस प्रियांशु को गिरफ्तार करके चेन्नई कोर्ट में पेश करती है जहां से माननीय न्यायालय प्रियांशु को दोषी करार देते हुए उसे सजा सुना देती है और प्रियांशु चूंकि बालिग नहीं था इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया और एक हंसता खेलता परिवार जो कि मोहिनी और रामजीत का था वो तबाह हो गया। और इधर एक नाबालिग लड़का जिसकी उम्र अभी जवानी की दहलीज पर कदम भी नहीं रख सकी थी, उसने सलाखों की शीशों के पीछे अपना दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना या किसी को परेशान करना कतई नहीं है। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी का मान मर्दन करें या किसी का अपमान करें। लेकिन आज हो रही समाज में इन सच्ची घटनाओं को आपसे रूबरू कराना, आपसे वाकिफ कराना निहायत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने आपके साथ इस सच्ची घटना को साझा किया। ये घटना 2 साल पहले चेन्नई में घटी थी और आज भी इसके संबंध में कई सारी चर्चाएं वहां पर की जाती हैं। उस सोसाइटी से आज रामजीत और उसके बच्चे छोड़कर जा चुके हैं और अब कहीं अन्य स्थान पर गुमनाम की जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा कि यहाँ पर गलती किसकी थी, मोहिनी की जिसने प्रियांशु के साथ इस तरीके से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए
या प्रियांशु के इस नाबालिग उम्र का फायदा उठाया, उसकी कच्ची सोच का, उसकी कच्ची उम्र का नाजायज फायदा उठाया, या फिर प्रियांशु की गलती थी जिसने मोहिनी जैसी औरत के साथ नाबालिग रूप से रहते हुए भी अवैध संबंध बनाए और एक हंसता खेलता घर और एक नाबालिग जिंदगी तबाह हो गई। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप चाहें तो अपना नाम और अपने शहर के नाम के साथ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अगली वीडियो में उसे ज़रूर प्रकाशित करेंगे। और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर ज़रूर सेट कीजिएगा। इससे आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। एक नई सच्ची घटना लेकर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। टेक केयर।